हाय एवरीवन। तो अभी स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का सेक्शन। और अभी तक हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और साइंस कवर कर लिए। तो वो 30 क्वेश्चंस करे हुए थे हमारे, और आई होप आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हो रही होंगी। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ये क्वेश्चन पेपर, एनोटेट ऑन कर लेते हैं। परफेक्ट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं यहाँ से मैथमेटिक्स। हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गाइस ये आ रहा है कि द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? तो गाइस ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही चल रहा होगा। सीधा सीधा यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। तो कोई इश्यू नहीं है। और राइट एंगल ट्राइंगल हम पे कैसा होता है? ये रहता है राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 डिग्री का एंगल है। ये हमारे पास अगर इसको, हाँ, ये 90 डिग्री के जो यहाँ पे होती है साइड, ये हम किसको मानते हैं? इसे हम बोलते हैं क्या? हाइपोटेन्यूज। ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर। और पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही होगी। तो सीधा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल सा था। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। हमको बोला हुआ है इफ इन द गिवन फिगर पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, पी एस येरी साइड और क्यू आर येरी, ये दोनों पैरेलल है, देन द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू पी एस। क्यू पी एस यानी कि ये एंगल हमसे पूछा हुआ था। तो गाइस यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले यहाँ पे हमको एक्स की टर्म्स में तीन एंगल तो दिए हैं, इनका सम हम कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 3x। थोड़ा पेन टैप का इशू है, उसे देख लेना, कोई नहीं। 2x प्लस 5x। तो इनका सम वैसे आपको पता होगा कितना होना चाहिए, ये 180 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐड अप कर लो, 5 3 8 होगा 10, 10x। 10x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे तो कितनी आ जाएगी? 18 डिग्री। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं गाइस? सपोज मैं इस एंगल को अगर कैलकुलेट करता हूँ 5x को, तो आप 5 इंटू अगर x करोगे, यानी कि x की वैल्यू 18, तो ये हमारे पास कितना आ रहा होगा? गाइस ये पेन टैप के लिए रियली सॉरी, ये बहुत इशू कर रहा है। 5 8 40 हो गया, 5 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आ रहा है। अब गाइस ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये एंगल है 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया गाइस? कि ये कुछ ना कुछ इस तरह की फिगर होगी, जिसमें कि ये एंगल अगर 90 और अगर एक 90 हो गया, तो आपको पता है ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 90। आप इसको ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हो, अगर ये एंगल 90 है तो सब 90 हो जाएंगे। तो इससे एक बात तो प्रूफ हो गई कि ये स्क्वायर या रेक्टेंगल में से कोई फिगर हो सकती है। तो गाइज अब आप कह रहे होंगे ना कि देखने में तो पैरेललोग्राम लग रहा है, ये मतलब ये साइड और ये साइड पैरेलल थोड़ी लग रही है। बट आप इस क्वेश्चन की ब्यूटी को ना ऐसे ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो एंगल्स हैं एक्स की टर्म्स में, कोई क्लियर एंगल थोड़ी मेंशन है। तो अगर ये 5x लिख रहे हैं पर वो 90 है, तो आपको यही तो कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट किया गया है कि x को यूज करके यहाँ पे फिगर को ऐसा बनाया गया। वरना तो आप सीधा ही बोल देते 90। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर है? अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है गाइज ये वाला। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज। तो पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम हमसे पूछा है। पहले तो पेंटागन में साइड्स कितनी होगी अगर आपसे पूछा जाए तो? 1 2 3 4 5। तो ये होगा पेंटागन, क्योंकि साइड्स कितनी है? एन कितना होगा यहाँ पे? 5। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में गाइस आप सीधा ना आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। वो फॉर्मूला आपको बस याद कर लेना है कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। तो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, आप ऐसा फॉर्मूला यूज करो जहां पे n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ साइड्स इन अ ट्रायंगल, इन अ फिगर। ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, आप 5 को यहाँ पे पुट करोगे, 5 - 2 हो जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास 540 डिग्री वैल्यू। तो हमने 180 इंटू 2 कर लिया, ये मैंने मल्टीप्लाई के लिए किया था, हाँ, उससे कंफ्यूज मत होना। तो ये हो गया, यानी कि ऑप्शन कौन सा है? डी। डी। तो इस तरीके से आप मार्क कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्कल है हमारे पास। ठीक है। उसका रेडियस हमको दे रखा है कितना? 6 सेंटीमीटर। एंड पी इज एनी पॉइंट, पी इज एनी पॉइंट विच इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पी टू द सर्कल। तो सपोज ये कोई पॉइंट पी है यहाँ पे, तो ये यहाँ सेंटर से कितना दूर हमें बता रखा है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है। और यहां से हम इसको ये ड्रॉ कर देंगे, ये जो बन जाएगी टेंजेंट। तो हमको बेसिकली इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है पहले तो। अब गाइस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखना कि कोई भी रेडियस के साथ, किसी भी सर्कल के रेडियस के साथ जब भी कोई टेंजेंट बनती है, तो उसका एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी हमको पता चल रहा है। तो इसके फ्रंट वाली साइड कौन सी होगी? हाइपोटेनस, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपको सिंपली पाइथागोरस निकालनी लगानी है यहाँ पे। तो ये अगर आपको निकालनी है साइड, तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में भी कर रहा हूँ, आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर आ जाएगा -6 स्क्वायर। तो सिंपली आप पाइथागोरस यूज करना है यहाँ पे। इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं, 10 का स्क्वायर आपके पास है 100,
10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, 8 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, तो ये आ जाएगा आपके पास 64। ठीक है, तो 64 बेसिकली किसका स्क्वायर, इससे 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8। ठीक है, तो बेसिकली 8 आपके पास आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। तो इसको क्लियर करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ना, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर से बना लेते हैं हम यहाँ पे फिगर। इफ इट साइड्स आर 15 एंड 8 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, यानी कि 15 और 8 के बीच में आपको समझ आ गया, जैसे सपोज आपने ये 15 लिया है तो ये आपका 8 हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर। देन इट्स पेरीमीटर विल बी, आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होगा, इन सारी साइड्स का सम होगा। वैसे भी बेसिकली पेरीमीटर का मतलब गाइस क्या रहता है कि जो भी बाउंड्री है उसकी पूरी लेंथ। तो सर्कल के केस में वो सर्कमफेरेंस हो जाती है, स्क्वायर के केस में वो सम ऑफ ऑल द साइड्स हो जाता है, ट्रायंगल के केस में भी सम ऑफ ऑल द साइड्स हो जाएगा। तो बेसिकली पहले हमको पाइथागोरस लगा के यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट कर लेना है। तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे फिर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 225 प्लस हो जाएगा 64। तो फर्दर ये कितना आ जाएगा आपके पास 289, और ये 289 किसका इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट होता है 17 का। ठीक है, तो यानी कि 17 का स्क्वायर होता है 289, तो इसलिए 17 हमारे पास यहाँ बेसिकली आंसर आ जाएगा। और सॉरी मैं इसको ऐसे ही मेंशन कर देता हूँ, पावर लगाने की जरूरत नहीं थी। तो 17 है, यहाँ पे हम 17 रख देंगे। और अब आपको सिर्फ 17 आंसर नहीं देखना है, आपको इनका सम देखना है, क्योंकि वही पेरीमीटर है यहाँ पे। तो सम आप कर लीजिए इसका, 15 5 ये हो गया 20 23 और 17 40, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन है। अब इसको अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही कर लेते हैं, चलो पहले क्लियर ही कर लेते हैं इसको ना। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 2 3 4, तो पहले तो आपको पता लग रहा होगा ये क्या है, यहाँ पे ये नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर है। तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, सिंपली यहाँ पे तो गाइस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या रहता है इसका, n+1/2। तो ये हो गया इन केस ऑफ नेचुरल नंबर, तो सीधा सीधा आप ऑप्शन बी को लगा सकते हो यहाँ पे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास। तो क्लास है बेसिकली गाइस, अब हम स्टैट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको पता चल रहा होगा ये क्या होता था हमारे पास, क्लास का साइज। सिंपल क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0 गाइस। अगर ये ग्राफ है तो इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है ना क्या होता है, एक्स भी 0 और y भी 0, या एब्सिस भी 0, ऑर्डिनेट भी 0। 99th क्वेश्चन है, इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार हम उन्हें थ्रो किया, यानी कि 6 सैंपल स्पेस बनेंगे। सैंपल स्पेस आपको पता होंगे ना गाइस, ये इस तरीके से जो हम यहाँ पे बनाते थे कि 1 2 3 4 5 6, तो सैंपल स्पेस ये हो गए कि यानी कि कितने उसमें पॉसिबिलिटीज है क्या क्या नंबर आने की। अब हमको एक नंबर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो देखो यहाँ पे कोई भी नंबर ग्रेटर देन 6 है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल तो 0 हो गया, यानी कि ऐसा तो कोई आउटकम आएगा ही नहीं, और टोटल हमको पता है 6 है, तो बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन है। सिंपल क्वेश्चन। अब देखते हैं हम आगे 100th क्वेश्चन। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट रिलेटेड टू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो गाइस अगेन ये मैथमेटिक्स की सीडीपी है यहाँ पे, है ना। तो और पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है ये। तो देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है मैथमेटिक्स इज स्टडी ऑफ नंबर प्लेसेस मेजरमेंट, तो इस पॉइंट तो सही है ना, तो सही है, ये तो हमारा आंसर नहीं, क्योंकि हमको नॉट रिलेटेड चाहिए। फिर है मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज टर्म्स कॉन्सेप्ट फॉर्मूला, बिल्कुल है, सही बात है। द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज नॉट लॉजिकल, तो गाइस देखो सीधा सीधा यहाँ पे आपको नहीं लग रहा कि ये गलत बोला हुआ है, क्योंकि मैथमेटिक्स की सारी नॉलेज तो लॉजिकल ही है ना, बिना लॉजिक, बेसिकली मैथमेटिक्स साइंस ऑफ लॉजिक ही तो होती है। तो ये तो हमने बेसिक पढ़ा भी है जूनियर क्लासेस में, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। उसके बाद है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। तो कितनी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है पहले तो, है ना। और ये स्टेटमेंट बेसिकली किसने बोली थी, सर गैलीलियो ने, कि उन्होंने बोला जो पूरा यूनिवर्स है ना, ये भी एक तरीके से मैथमेटिक्स से डिजाइन है ना, ये सब चीजों में एक इक्वेशन लगी हुई है। तो इस तरीके से उन्होंने बेसिकली डिस्क्राइब किया था इस पॉइंट को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू नेपोलियन द प्रोग्रेस एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आर लिंक्ड
टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट। तो देखो गाइस, ये स्टेट, ये क्वेश्चन को ना अगर मैं सही बताऊं तो इसको अटेम्प्ट करने के लिए मैंने भी इसको कहीं पढ़ा नहीं था, बट थोड़ा सा अगर आप रिलेट करो जो ऑप्शन दिए हुए हैं कि डिसिप्लिनरी वैल्यू है, आस्थेटिक वैल्यू है, इंटरनेशनल वैल्यू है, सोशल वैल्यू है। तो पहली बात तो प्रोग्रेस हो रही है, और प्रॉस्पेर और किसकी प्रोग्रेस के बारे में बात हो रही है, स्टेट की। तो स्टेट में आपको नहीं लगता कि क्या है, लोग होते हैं, तो सब लोगों को अगर एक साथ कंसिडर किया जा रहा है तो ये कुछ सोशल वैल्यू से रिलेटेड नहीं लग रहा। तो इस वजह से इसका आंसर भी क्या होगा, सोशल वैल्यू। फाइन। उसके बाद क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द बुक गणित सार संग्रह। तो इसके ऑथर कौन है, तो ये तो गाइज आपको फैक्ट है, याद करना पड़ेगा, ये है महावीरा आचार्य। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे गाइज, इन विच मेथड बाय मूविंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल वी जनरेट फॉर्मुलाज इन मैथमेटिक्स। तो गाइज ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस पता होना चाहिए कि डिडक्टिव इंडक्टिव, देखो एक बात तो आप याद रख लो कि ये इन दोनों में से एक आंसर है, क्योंकि जब भी हम ये मेथड पढ़ते हैं सीडीपी में तो इन दोनों को साथ ही पढ़ते हैं कि डिडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में क्या होता है। तो यही है आपका, अब 50-50% हो चुका है। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ऐसे मेथड को क्या होता है जिसमें आप पर्टिकुलर से जनरल एक रूल बना रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल से आप जा रहे हो रूल की तरफ। तो ये होता था हमारा इंडक्टिव मेथड के केस में। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। और इसके लिए ना एक शॉर्टकट अगर आप याद करना चाहो, तो जैसे वो अय्यर है ना, हमारा तारक मेहता में अय्यर होता है, तो आप ऐसे याद करना, मैंने एक ऐसी शॉर्टकट बनाया था कि ये अय्यर बेसिकली आई रिप्रेजेंट कर रहा है इंडक्टिव मेथड, और ये हम कहाँ से आ रहे हैं, एग्जाम्पल टू रूल। और ये एग्जाम्पल टू रूल को भी आप ऐसे समझ लो, देखो गाइस रूल क्या होता है, एक जनरल फॉर्मुला, स्टैंडर्ड फॉर्मुला होता है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मुला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म है, तो यही होते हैं। इस तरीके से आप रिलेट कर लो कि एग्जाम्पल टू रूल जाएंगे तो इंडक्टिव मेथड। सिंपल। अब है, द नॉलेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हेल्पफुल इन पेंटिंग। तो किसकी नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है यहाँ पे पेंटिंग में, तो ज्योमेट्री, अर्थमेटिक, स्टैट, फंक्शन। तो सिंपल ज्योमेट्री, क्योंकि गाइस ज्योमेट्री को यूज करके आप पेंटिंग कर सकते हो ना, आप रिलेट कर पा रहे हो क्योंकि आप स्पेशल डायमेंशन में डील कर रहे हो। सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवैल्यूएशन मेथड। तो इंटरव्यू, क्वेश्चनर, प्रिपरेशन या चेकलिस्ट, इसमें से कौन सा आपको इवैल्यूएशन मेथड नहीं लग रहा है, यानी कि बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं ना, तो इंटरव्यू लेके भी तो इवैल्यूएट करते हैं। क्वेश्चनर बेसिकली होता है कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर आपको करने रहे, वो हो गया। अब गाइस देखो, सीधा सीधा आपको पता लगा प्रिपरेशन का क्या मतलब, प्रिपरेशन तो आप तैयारी करते हो ना किसी चीज की, तो ये कोई इवैल्यूएशन मेथड थोड़ी हुआ। तो सिंपल है, इस तरीके से आप आंसर गेस कर सकते हो। उसके बाद है 107th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, द इवैल्यूएशन प्रोसेस इज रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, इवैल्यूएशन का कोई मेथड है, या सारे हैं। तो देखो गाइस, इवैल्यूएशन मेथड तो है ही वो, ठीक है। और लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में भी वहां से पता लग जाता है कि जिसके, सपोज आपने इवैल्यूएट करा, किसी बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आए, तो इसका मतलब उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा ना सब्जेक्ट में। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो सिंपल है ऑल ऑफ दिस। द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या होती है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग गाइस हम कब करते थे, कि जब हमको कुछ प्रॉब्लम कुछ देखना होगी, किसी अगर स्टूडेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसके बाद हम रेमेडियल टीचिंग भी करते हैं ना, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं, टू गाइड लर्निंग मेथड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल, डिटेक्टिंग लैक ऑफ अचीवमेंट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो गाइस देखो, ये भी सही है ऑप्शन, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सारे पर्पस डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के हैं। तो अगेन ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, विच मेथड फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डिफरेंट स्टेटमेंट्स और पार्ट्स टू गेट समथिंग न्यू। तो यानी कि डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करके जब हमको कुछ नया ढूंढना होता है, तो बेसिकली ऐसा गाइस होता है सिंथेटिक मेथड में, ठीक है। तो इस तरीके की ये भी मैथमेटिक्स के पेडागोजी में आ गया। अब है 110th क्वेश्चन गाइस। अब कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, और ऐसी कुछ आपको इक्वेशन दी हुई है, तो इसको देखते हैं सॉल्व करके। √3 की पावर 5, पहले तो आप यही समझ गए गाइस, सबके सब क्या है, 3 के कुछ ना कुछ पावर्स में है, यहाँ पे दिए हुए हैं। तो √3 की पावर 5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा। और इंटू में क्या है, यहाँ पे पावर 5 इंटू में, इसको हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 9 है तो आप इसको समझ पा रहे हो, और स्क्वायर का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 4, इक्वल टू में 3 की पावर x तो हमको दिया ही हुआ है, और इंटू में क्या हुआ, 3 की पावर क्या हो जाएगा। देखो गाइज यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझना, ये 3 की पावर 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, 1/2। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली वो प्रॉपर्टी लग रही है क्लास 9th की ना, कि जब वो a की पावर m हो इंटू a की पावर n हो, तो इसको क्या लिख सकते हो, यानी कि बेस से मैं तो पावर क्या हो जाएगी m+n।
तो पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, अगर बेस सेम है तो वही पावर, वही फॉर्मूला यहाँ पे लग गया और वही अभी आगे भी लगेगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, अब मैं वही लगाता हूँ, बेस सेम है तो ये क्या 5/2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या है 3, यहाँ पे भी बेस सेम रख देते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, x प्लस 2 3/2, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो गाइस, क्योंकि बेस सेम है, 3 की पावर है दोनों, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देते हैं, यानी कि 5/2 प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 3/2। पेंटैब बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं, 4 2 8 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 8 13/2 इक्वल टू में 2x प्लस 3/2, 2 से 2 भी कैंसिल कर दोगे। अब गाइस सिंपली यहाँ पे देखो 2x यहाँ होगा, 3 वहां जाएगा, 10 आ जाएगा और x की वैल्यू निकालोगे 5 आ जाएगी। तो सिंपल है क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब रब कर देते हैं इसको। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि इफ अगर x माइनस 1/x आपको 8 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे क्वेश्चन में ना पहले तो आप ये समझ लो गाइस, हमेशा यहाँ पे ना स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स या क्यूबिंग बोथ द साइड्स वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर मैं इसमें स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वन 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे आ गया क्या है 64। तो गाइज अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 × x × 1/x है, ये तो ये कट जाएगा, तो सिर्फ -2 बचेगा, और हम इस बाकी की वैल्यू को तो यहाँ छोड़ देते हैं 1/x² और इक्वल टू में ये जो 2 है ना माइनस का, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो 64 में से ये कितना हो जाएगा 66। तो गाइज यही तो हमको निकालना था, इसी की वैल्यू तो हमको निकालनी थी, तो ये आ गई ना 66। तो इस तरीके से ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करने थोड़ा हमें स्पेस चाहिए, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं और यहीं पे ट्राई करके देखते हैं साइड में ना। तो अब देखो क्या है गाइज, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है ना, पहले तो गाइज यहाँ पे भी आप ना एक चीज का ध्यान रखना कि आपको ये a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 टाइप है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि a की पावर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b की पावर स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये बेसिकली पता है किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये इस टाइम ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये सिंपली आप समझ रहे हो। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले अगर ब्रैकेट के अंदर भी लिखा होता तो x की पावर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई की पावर का स्क्वायर, ये ऐसा होता। अब मैं इसमें फॉर्मूला जब खोलता एक्सपेंड करता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका इसका एक्सपेंशन क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सिंपली आप वही करो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा। अब इसको आप वैसे ही रहने दो, या ओपन भी कर सकते हो, कर देते हैं इसको भी ओपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy का इस पेन टैब बड़ा इशू कर रहा है आज। 2xy इंटू में आप यहाँ पे इसको भी सॉल्व करोगे, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, अब यहाँ पे भी ए प्लस बी ए माइनस बी लगाओगे। ठीक है, अब गाइज ये ध्यान देना, यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करा था a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया था, इस पे इस पूरे पे हम लगा रहे हैं a माइनस बी ए प्लस बी। अच्छा नहीं, सॉरी 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 गाइस, ऐसा करते हैं ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ ऐसा क्यों करना है, हमने इसी को एक्सपेंड करते हैं ना, सिर्फ बाहर से माइनस है, अंदर क्या रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी कि वो तो दोनों में हमने किया, ये स्टेप तो दोनों में ही, मतलब दोनों ब्रैकेट को x माइनस वाई का होल स्क्वायर खोला ना। अब इसको भी थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं, हम जो ऐड हो रहा है उसे ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है 2x² प्लस वाई स्क्वायर -2xy, कुछ ऐसा यहाँ पे बन रहा है, और अंदर देख लेते हैं वहां पे क्या होगा, x² तो था ही, पर अब ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन करते हैं, माइनस प्लस माइनस x² माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2xy प्लस 2xy। तो x² से x² तो कैंसिल हो गया, ये बन गया 2xy माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि इस ब्रैकेट का तो अगर आप सॉल्व करोगे तो बन जाएगा क्या 2xy माइनस वाई स्क्वायर।
तो पहले चेक करते हैं गाइस कहीं पे ये वाली टर्म बन रही है इन चारों ऑप्शन में। अच्छा, इसमें से भी अगर y कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बन जाएगा, 2x माइनस वाई। तो y इंटू टू एक्स माइनस वाई देखो गाइज यहाँ पे बन रहा है y इंटू टू एक्स माइनस वाई। देखो गाइज और कहीं बन भी नहीं रहा, बताइए। देखो इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो कहीं ना कहीं पहले तो यही ऑप्शन सही हो सकता है। और पहले बट उसके साथ की टर्म भी देखनी है अभी, हाँ ऐसे नहीं। ये तो चलो हमारा बन गया, इसको भी देख लो, ये क्या है, 2x स्क्वायर, ये रहा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x। तो देखो गाइस वही बिल्कुल सारी टर्म्स बन गई ना। मैं ज्यादा इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि आप ऑलरेडी पेन टैब थोड़ा सही से चल नहीं रहा ना, तो आप समझ गए गाइस, दो टर्म जो तीनों टर्म थी वो बन गई हमारे पास। तो ऑप्शन ए हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे गाइस हो रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 22। दो नंबर्स का सम हमको दे रखा है 22 है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 404, देन द प्रोडक्ट ऑफ दोस नंबर्स। तो गाइस पहली बात तो ये है कि कोई दो नंबर है जिनका सम हमको 22 निकालना है, और सम ऑफ और उनके नंबर्स के स्क्वायर का सम जो है वो ये आना चाहिए। तो पहले तो अगर मैं कोई दो नंबर यहाँ पे 22 को ब्रेक करके अगर 20 और 2 लूं, आप समझ भी जाओगे गाइस मैंने क्यों नंबर ली, क्योंकि आप इजिली देख पा रहे हो क्वेश्चन को। तो अब इन इंडिविजुअल डिजिट्स का स्क्वायर करो आप। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400, और 2 का स्क्वायर क्या होता है गाइस, 4। तो ऐड करो क्या बन गया, 404। तो गाइस आप देख रहे हो इन डिजिट्स का स्क्वायर करने पे 404 बन जा रहा है, और दोनों का सम भी 22 है। बट इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि इन्हीं नंबर का प्रोडक्ट निकालो। तो 20 और 2 का प्रोडक्ट अगर आप निकालोगे तो वो आएगा क्या, 40। ठीक है। अब है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द मिनिमम नंबर बाय विच 1800 इज मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो बेसिकली गाइस आपको क्या निकालना है ना, कोई मतलब आप ऐसे समझो 1800 से ना कोई नंबर है जो कि बेसिकली पहले क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई होने पे वो एक परफेक्ट क्यूब बन रहा है, यानी कि वो किसी का क्यूब है। बट अब आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये नहीं निकालना कि नंबर क्या है, आपको ये सपोज जैसे ना ये नंबर अगर मान लो 22 हुआ, तो अब आपको इनके डिजिट्स का सम बताना है। तो 2 + 2 4, यानी कि तब उस केस में 4 हो जाएगा अगर 22 वो नंबर होता है। तो पहले फाइट करते हैं हम नंबर को फाइंड करने के लिए। तो आप इसके लिए ना इस तरीके से अप्रोच करो, जैसे सपोज आप ना 1800 का पहले एलसीएम निकालो, क्योंकि अब समझ जाओगे क्योंकि हम क्यूबिंग करना चाह रहे हैं ना, तो आप समझ जाओगे अभी आगे इसको। 1800 का हम फैक्टर्स बनाते हैं, तो 2 से करते हैं, 2 9 18 0 0, 2 4 8, 2 5 10 0, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10। अब यहाँ पे 3 भी यूज कर लेते हैं, 3 7 21, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15। अब है 5 5 25, 5 1 5। तो गाइस आप देख सकते हो किस तरीके से हमने इनके सारे फैक्टर्स कर दिए। अब आप ये देखो यहाँ पे क्या क्या पेयर बन रहे हैं, 2 का पेयर बन रहा है, और हमको क्यूब में देखना है ना, तो इसलिए हम 3 2 का फैक्टर बन गया, चलो ठीक है। अब दो यहाँ पे 3 बन रहे हैं और दो यहाँ पे 5 बन रहे हैं, बट आपको पता है कि एक परफेक्ट क्यूब बनने के लिए इन सबका क्या होना चाहिए था, क्यूबिंग में फैक्टर बनना चाहिए था, यानी कि 2 का क्यूब भी बनना चाहिए था। तो अब यहाँ पे 2 3 है, तो एक 3 और चाहिए होगा, बेसिकली एक 3 चाहिए होगा। तो यहाँ से हमको एक 3 चाहिए होगा, और यहाँ से हमको और क्या चाहिए होगा, एक 5 चाहिए होगा। इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, ये तो हम पे ऑलरेडी बन चुका है ना, तो इसका तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसलिए वो जो रिक्वायर्ड नंबर है ना, वो क्या होगा, बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि सारे ही मल्टीप्लाई होने वाले हैं नंबर। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब करोगे ना, तो आपको मिल जाएगा ऐसा नंबर जो कि पूरा मतलब 1800 के साथ इंक्लूड करके आपको नंबर मिल जाएगा जो कि क्यूब हो रहा होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। तो फिलहाल हमको तो मिसिंग नंबर चाहिए था, तो यानी कि 3 और 5 होगा, और 3 5 का प्रोडक्ट आप करोगे तो क्या होगा, 15। तो बेसिकली जिसको मैं 22 कह रहा था वो 22 ना हो करके वो क्या नंबर हो सकता है यहाँ पे, 15। तो आपने एक चीज देख ली, हमने ये तो फाइट करके देख लिया कि 15 को मैं अगर 1800 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो भी आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा, ये तो क्लियर हो गया। बट हमको सिर्फ 15 नहीं निकालना था, हमको इसके डिजिट्स का भी सम चाहिए जो कि 5 + 1 होगा, तो जो कि क्या हो गया, बी हो गया, ऑप्शन बी, 1 + 5, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस ये क्वेश्चन था, तो अच्छा है, आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहाँ पे गाइस दिया हुआ है कि if a sum of money becomes 14/40 of itself in 1/4 years में at a particular rate of simple interest, then the annual rate of interest। तो बेसिकली आपको यहाँ पे पहले तो रेट निकालना है। ठीक है, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है, फॉर्मूला हम लिख देते हैं, एसआई का क्या होता है, पी इंटू आर इंटू पी आर टी बाय 100। ठीक है गाइस, अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है 41/40। तो गाइस आपको रेशियो में जब आपने डील किया होगा, या जब रेशियो पढ़ रहे होंगे, तो आपने समझा होगा कि ये जो यहाँ पे गैप है ना 1 का, ये बेसिकली क्या है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो इनिशियल है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, देखो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यानी कि 1 आपका यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आप ऐसे समझ लेना, मैंने ऐसे लिख दिया। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 40। ठीक है, रेट तो आपको निकालना ही है,
और टाइम आपको उसने क्वेश्चन में खुद ही दे दिया था कितना है 1/4 ईयर्स, तो 1 बाय नीचे तो 100 है ही, नीचे 100 हो गया, इनटू में यहाँ पे है 4। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो बस, 10 हो गया, यहाँ से 0 कट हो जाएगा, तो r/10, और कुछ तो मिस नहीं हो रहा, r/10, तो 10% इसका आंसर हो गया ना। हाँ ठीक है, तो गाइस ऑप्शन सी इसका आंसर है। उसके बाद है, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब इन हाउ मेनी ईयर विल 2000 बिकम इतना एट 10% एनम पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, 2000 जो है ये बन रहा है क्या, 2420। तो पहले तो गाइस आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, पहले तो आप इसको ना 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, अगर हम बोथ द साइड देखो, अभी हम इसके रिजल्ट पे आप समझोगे, क्योंकि हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करते हैं तो हम इस तरीके का मेथड यहाँ यूज कर सकते हैं। बोथ द साइड आपने 2 से डिवाइड किया तो ये आप पे कितना आ गया 1000, और यहाँ पे आ गया 2 1 2 1 0, जीरो भी यहाँ पे आपने कैंसिल किया तो आपके पास क्या हो गया 100 और 121। अब आप ये देखो कि किस किस के क्या स्क्वायर्स हैं, क्या ये किसका स्क्वायर हो सकता है 10 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर। तो गाइस जब कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे एक ट्रिक रहती है कि जो ये पावर बन के आती है ना, यहाँ पे अगर ये 3 3 बन के आती, 4 4 बन के आती, तो बेसिकली वही रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास पे टाइम। तो इसलिए ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास दिया हुआ है गाइस टाइम। तो इसलिए यहाँ पे 2 इयर्स हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे गाइस, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स, तो यानी कि 7 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है, 7 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है 6 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के। तो पहले हम एसपी बाय सीपी का यहाँ पे रेशियो भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। गाइस पेन टैब बहुत प्रॉब्लम कर रहा है इसको। एसपी बाय सीपी इज इक्वल टू 6/7, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बोला है कि व्हाट इज द परसेंटेज लॉस। तो बेसिकली गाइस पहले आप ना ये देख लो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। तो लॉस बेसिकली क्या होता है, सिंपली यानी कि आपने किसी चीज को खरीदा जितने में ना, उससे आपने कम में बेच दिया है ना, महंगा खरीदा और सस्ते में बेच दिया। तो यानी कि आपका क्या रहा, आपको कॉस्ट प्राइस ज्यादा पड़ा, सेलिंग प्राइस आपने कम में बेच दिया, अपॉन पे सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है लॉस परसेंटेज का। ठीक है, तो अब सीपी आपको पता है कितना है 7 है, 7 यहाँ पे आप पुट कर देना, 7 - 6 अपॉन, अब मैं थोड़ा कम भी लिख रहा हूँ गाइस जिससे कि ये पेन टैप का इशू भी सॉल्व हो जाए। 7 - 6 अपॉन पे 7 इंटू 100, तो 7 यानी कि 1/7 इंटू 100। तो 1/7 इंटू 100 अगर आप करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे, सिंपली ये बन रहा होगा आपका 14 2/7%। ठीक है, तो ये आप डिवाइड करके चेक कर लेना, सिंपल क्वेश्चन। अब है अ बैग कंटेन्स ₹10 ₹20 10 और 5 नोट्स इन द रेशियो ऑफ दिस। ठीक है, तो यानी कि ये तो अमाउंट आपको बता रखा है कि क्या है, वो मनी क्या है, और ये बता रखा है कि किस रेशियो में नंबर ऑफ नोट्स हैं। तो आपको कैलकुलेट करना है, इफ द बैग कंटेन्स 1000 रुपए, टोटल वो 1000 रुपए है बेसिकली, तो नंबर ऑफ 5 के उसमें 5 रुपए के कितने नोट है ये आपको निकालना है। तो आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि 20 10 और 5, ये जो रुपीस है ना, ये किस रेशियो में है, ये तो आपको दे रखा है कि ये है 3:4:5 के रेशियो में। तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और बैक कंटेन 1000 रुपए। तो बेसिकली आप क्या करो, पहले 20 को 3 से इंटू करोगे तो आपको पता लग जाएगा 60, 10 4 का कितना हो जाएगा 40, 5 5 का कितना हो जाएगा 25। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये अमाउंट कितना आ रहा है 60 40 यानी कि 100 125। तो ये जो 125 है ये किसके बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बराबर है ₹1000 के। तो यहाँ से आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, एक एक रेशियो की है ना, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपके पास। तो ये तो हो गया आपके पास 5 2 10 2 5 25, 5 2 10 0 0, तो 25, हाँ 8। तो एक की वैल्यू आ रही है बराबर 8, और आपको उसने पूछा था 5 रुपीज के नोट्स के लिए। तो गाइज आप एक चीज समझो, अब यहाँ पे ये 3 नोट हैं 20 रुपए के, ये 4 नोट हैं 10 रुपए के, 5 नोट हैं 5 रुपए के। तो ये रेशियो में है ना, तो मुझे रेशियो से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
5 इंटू, अब मुझे पता चल गया कि एक रेशियो की वैल्यू 8 है, तो मैं 8 से इंटू कर दूंगा, 5 8 40, यानी कि 40 नोट है टोटल। तो अब आप समझ पाए इसको कैसे, इस तरीके से हमें डील करना है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है गाइस इस तरीके का क्वेश्चन। यहाँ बोला हुआ है इफ द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इतना, कोई न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है और उनका सम हमको बोला हुआ है कि 55 आ रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो है 3/8। तो ठीक है, इनका अगर हम सम करते हैं तो 8 9 10 11, तो बोला हुआ है कि इनका जो सम है वो कितना है, बराबर 55। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो एक की वैल्यू निकाल लो फिर से। तो अगर आप एक की निकालोगे तो कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। तो अगर एक की वैल्यू 5 आ गई, उसने बोला है कि देन द फ्रैक्शन क्या है, तो कुछ नहीं गाइस, आप न्यूमरेटर को भी 5 से इंटू कर दो, डिनोमिनेटर को भी। तो 5 से 15, 5 से 15 और 8 5 40। तो ये आपके पास बेसिकली फ्रैक्शन था, और ये ना सिंपलीफाइड फॉर्म है। अगर आप देखो तो आप इसको कट करके देखो, वापस 3/8 आ जाएगा। बट ये क्या 15/40 कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। इवन सिंपलीफाइड फॉर्म में भी कहीं नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपके पास हो जाएगा। अब है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला। यहाँ है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप बना लो दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसफर बना लो। देन द ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस क्या होंगे, सपोज ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो सिंपली हमने ज्योमेट्री में पहले ही पढ़ा, ये क्या होता है, इक्वल होते हैं गाइस, कोई टेंशन ही नहीं है आप तो। अब क्वेश्चन देखते हैं ये वाले। लेबोरेटरी मेथड इज बेस्ड ऑन विच, तो गाइस अरे ये तो साइंस का सेक्शन शुरू हो गया, ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो गाइज यहीं तक था हमारे पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन थे। तो थोड़ा सा बस ये पेन टैप के इशू के लिए सॉरी, आपको थोड़ा डिले करने को मिल रहा हो। कभी कभी ऐसा होता है, तो गाइज आप वीडियो की ना स्पीड बढ़ा लेना, 1.25 या 1.5 पे कर लेना, तो थोड़ा आपके लिए और कंफर्टेबल हो जाएगा, टाइम सेव होगा उसमें। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए बाय। चलो अब मैं ऑफ करता हूँ फिर यहाँ पे रिकॉर्डिंग।